प्रणाम दोस्तों। हमारा दम 8 PM, साथ हैं हम। आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दूंगा जिस प्रश्न के संबंध में दुनिया उलझी हुई है। वो प्रश्न है कि नेता और बिजनेसमैन, ये दोनों इस साजिश में साथ नजर आते हैं। और साथ ऐसे नजर आते हैं कि किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का अगर एजेंडा देखें तो दूसरी पार्टी से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन ये जो रोना है, इसको लेके सभी लोग एक मत हैं। और इसमें दो लोग और इनका साथ दे रहे हैं। एक साथ दे रहे हैं नेताओं का साथ दे रहे हैं बिजनेसमैन। वो कैसे दे रहे हैं वो भी बताएंगे। बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। और दूसरा उनका साथ दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, जो अपने नियम कानून बना के और पुलिस वालों को खुली छूट दे दिए हैं जनता को लूटने की कह रहा हूं। आपको मालूम है कि आज देश में सारे नेता, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रदेशों में कोरोना को लेके ज्यादा से ज्यादा सख्त नियम बनाने पे लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सख्ती, ज्यादा से ज्यादा दबाव, ज्यादा से ज्यादा कोरोना को लेके लोगों में भय व्याप्त करने में लगे हुए हैं। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों पे प्रेशर बना दिए हैं कि बिना वैक्सीनेशन के, बिना मास्क के हमारे अलाउड ही नहीं है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आप उनके शोरूम्स में घुस ही नहीं सकते, चाहे उनको नुकसान ही हो रहा हो। अभी एक दिन एक शोरूम में मैं था, वहां पे मैंने लगभग 25-30 हजार रुपए की शॉपिंग की थी, लेकिन मास्क नहीं पहने था। इस बात का विरोध जब उन्होंने किया और मैंने नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में उन्होंने कह दिया ठीक है। मैंने कहा सामान नहीं लूंगा। उन्होंने कोई बात नहीं। एक बिजनेसमैन अपना नुकसान क्यों झेल रहा है? सामान्य साइकोलॉजी कहेगी क्योंकि वो बिजनेसमैन जो है ना, वो नहीं चाहता कि आपकी वजह से उसका फिर मॉल ही बंद हो जाए, उसका शोरूम ही बंद हो जाए, महीनों के लिए बंद हो जाए। तो वो तो अभी भी हो रहा है। अभी क्या समझते हो, नहीं हो रहा है। लेकिन आपको आज मैं बताऊंगा इसके पीछे के लालच। आप समझो ये दुनिया होने क्या जा रही है, पहले उस चीज को समझ लो। दुनिया में 10% लोग 90 से लेकर 100 के बीच के टॉप के लोग हैं। उनके पास दुनिया का सभी ऐश्वर्य मौजूद है, सभी ताकतें मौजूद हैं, और वो टॉप पे हैं। उन टॉप में एक कहावत सदियों से चलती आ रही है, सदियों से, और वही उन टॉप के लोगों का भय होता है। सारी ताकतों के बावजूद उन टॉप के लोगों का सिर्फ एक ही भय है, और वो पुरानी कहावत के आधार पे है, जो कहावत कहती है आप कितना भी धन कमा लो, 7 पीढ़ियों से ज्यादा नहीं खा सकते। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति थे, हैदराबाद के निजाम। उनके पास अपने जीवन काल में इतना धन था, इतने हीरे थे कि वो हीरे साल में एक बार छत पे डाल के सुखाए जाते थे। छोटी मोटी छत नहीं थी, उनके महल की छतें थीं। उस पे डाल के सुखाए जाते थे, और सुखाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल होता था। फावड़े से इधर उधर करे जाते थे। इतने हीरे थे। और वो हैदराबाद के निजाम अपने जीवन काल में दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी सब कुछ बिक गया। ऐसा होता क्यों है?
ऐसा होता है कि अंबानी का पुत्र मुकेश और अनिल, उनमें से कोई एक अच्छा निकलता है। मुकेश हिट हो जाता है, अनिल पिट जाता है। अब अनिल के बाद का तो हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन अभी मुकेश अपना जारी रखे हैं। फिर मुकेश की 2-3 संतानों में 2 हरामखोर निकलेंगी, एक चल जाएगी, लेकिन चलते चलते एक संतान बहुत हरामखोर हो जाएगी और बिजनेस पे कोई ध्यान नहीं देगी, बिजनेस तबाह हो जाएगा। उस संतान की चिंता में हर बिजनेसमैन दिन रात चिंतन करता है। जो टॉप पे पहुंच जाते हैं वो चिंतन करते हैं कि हमारा टॉप छिन ना जाए। नेता जो अपनी मंचों पे कब्जा जमा लेते हैं, उसके बाद जो जनता का शोषण करना और शातिर होना और लूट करना, ये उसी वजह से होता है कि उन्हें लगता है कल इनकी गद्दी छिन जाएगी। तो टॉप दुनिया के 10 लोग जो हैं, 90 से और 100 के लेवल में, ये लोग घबराते नेता गद्दी छीनने से, और बिजनेसमैन अपना व्यवसाय एक दिन तबाह हो जाएगा इससे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मंच पे आके इन लोगों को समझाए कि हमारे पास एक प्लान है, उसके तहत जो टॉप के बिजनेसमैन होंगे वो अनंत काल तक इस दुनिया पर राज करेंगे, उनका धन कभी भी कम नहीं पड़ेगा, उनकी कंपनियां सदा चलती रहेंगी, ऐसा प्लान है। और साथ ही साथ नेताओं को अगर ये कहा जाए कि अगर तुमने ये चीजें कर ली, वो चीजें करने के बाद तुम जिस मंच पे आसीन होगे, तुम्हारा वो मंच कभी नहीं छीना जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई प्लान इन दोनों लोगों को आके ऐसा दिया जाए जिस पे तमाम तर्कों के बाद ये लोग राजी हो जाएं कि हां ये प्लान एक्टिव किया जा सकता है और सफल भी होगा, और उसके बाद हमें ये सिक्योरिटी मिल जाए, इसका भी कोई आश्वासन हो, पक्का आश्वासन, तो क्या ये लोग उस पर काम नहीं करेंगे? करेंगे। और यही हो रहा है। नेताओं को जब लोकतंत्र मिला था, घटना थोड़ी सी पुरानी लेके चलते हैं। जिस परिवार के संबंध में मैं ये कहता हूं कि ये साजिश करता है, वो परिवार अभी 20-25-100 सालों से नहीं जन्मा है। वो परिवार 400 सालों से इस दुनिया को गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है। लेकिन घटना घटती है तब जब उनका इंग्लैंड के साथ एक समझौता होता है। ये समझौता गुप्त समझौता है, इसकी मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकूंगा। प्रमाण जो आपको दे सकें उनसे मांगिए। मैं तो कुछ आधार पे बात करूंगा, और वो आधार को कोई मुझे दुनिया का आदमी आके समझा दे कि वो आधार कैसे सही हैं, तो मैं मान लूंगा। सन 1900 के आसपास, आज से 120 साल पहले, उस परिवार को यह लगा कि एक प्लान के तरीके से पूरी दुनिया पे कब्जा किया जा सकता है। लेकिन तब उस वक्त इंग्लैंड का पूरी दुनिया में शासन था, और इंग्लैंड उस शासन को संभाल नहीं पा रहा था। उस शासन को जब संभाल नहीं पा रहा था और हर जगह से आवाजें उठ रही थी क्रांति की, हर देश में लोग चिल्ला रहे थे हमारे देश को आज़ाद करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों अफ्रीका छोड़ो, अंग्रेजों हमारा देश छोड़ो, हर जगह चल रहा था।
ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने प्लान कुछ दिया, उसने कहा एक शर्त पे इनको छोड़ दो, वो शर्त हम आपको बताते हैं। वो शर्त है लोकतंत्र लागू करो, लोकतंत्र लागू करो। और इस शर्त में ही ऐसा प्लान छुपा हुआ था जिस प्लान के तहत भविष्य में एक आम आदमी के दिमाग में जंजीरें डाल के एक आम आदमी को अदृश्य पट्टे में बांधा जा सके, इसका प्लान छुपा था। डेमोक्रेसी वो प्लान था और डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लागू कर दी गई। इंग्लैंड ने जो जो देश छोड़े, उन देशों से डेमोक्रेसी वहां लागू करके और वहां से अंग्रेज वापस इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड एक छोटा सा देश है। अगर कहा जाए तो उत्तराखंड से भी छोटा। इतना छोटा सा देश है, कभी आपने सुना कोई ऐसा सामान जो आपके हाथ में हो मेड इन इंग्लैंड होता हो? कोई गैजेट मेड इन चाइना हो सकता है, मेड इन जापान हो सकता है, मेड इन यूएसए हो सकता है, मेड इन इंग्लैंड कभी नहीं होता। हाँ, पीटर इंग्लैंड होता है, उसकी बात भी बता देंगे। तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई शस्त्रों का आविष्कार इंग्लैंड में नहीं होता। भूमि इतनी कम है कि वो अनाज ही नहीं उगा सकते। इंग्लैंड के पास सोने के भंडार भी नहीं हैं। इंग्लैंड के पास कोयले की बड़ी बड़ी खदानें भी नहीं हैं। इंग्लैंड के पास तेल का बड़ा भंडारण भी नहीं है। इंग्लैंड जो है वो किसी तरीके से कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि वो दुनिया के सबसे रईस देशों में शामिल हो जाए। उसके बावजूद इंग्लैंड के पास ऐसा क्या है कि इंग्लैंड सबसे महंगा देश होने के साथ ही साथ इंग्लैंड का पौंड हमेशा डॉलर से आगे चलता है। जब ये शुरुआत हुई थी, पौंड, डॉलर, जितनी भी मुद्राओं की, उस समय भारत की मुद्रा इंग्लैंड की मुद्रा समान थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड का पौंड जो है 80 रुपए से भी ऊपर है। भारत के 80 रुपए दो तो इंग्लैंड का 1 पाउंड मिलेगा। जब सब बराबर ही था तो वो कैसे आगे चले गए? इंग्लैंड पे इतनी मेहरबानी कहां से बरसती है? और इंग्लैंड कभी कोई ऐसे फैसले नहीं लेता कि आतंकवाद से ग्रस्त होता हो, आतंकवादी इंग्लैंड पे हमला कर दें। इंग्लैंड कभी किसी युद्ध का प्राथमिक हिस्सा नहीं बनता, लेकिन इंग्लैंड जब आवाज उठा देता है तो विश्व युद्ध भी जरूर होगा, यह तय है। इंग्लैंड को इतनी ताकत आती कहां से है? कौन देता है उसको ये ताकत? इस पर बात करेंगे, आप सोच जाओ, समझ जाओ। अब आती है हमारे उस संविधान की बात, जिस संविधान की इमारत को खड़ा किया गया था, उस इमारत को एक आदमी जिसको हम नेता के रूप में जानते हैं, उसके हाथ में एक चाबी दी गई थी। हर देश के
नेता के हाथ में एक चाबी दी गई कि वो देश को संचालित कर सकता है, ऐसे ऐसे जीत के आए, और हर आम आदमी को दो चीज दी गई थी। एक वोट जो वो नेताओं को दे और चुने कि किसको हम लाना चाहते हैं, और दूसरा उसके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से ज्यादा कीमती हमें कुछ भी नहीं मिला था संवैधानिक तरीके से। जबकि कौन होता है हमें मौलिक अधिकार देने वाला, जब परमात्मा ने हमें सारे अधिकार दे रखे थे। तो नेताओं को खतरा बना दिया पब्लिक से, और पब्लिक को खतरा बना दिया नेताओं से। संविधान में शुरू से ही एक गढ़ दिया गया था। कोई भी आदमी हमला तब करता है जब वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, और एक नेता भी इनसिक्योर होता है क्योंकि वो केवल 5 साल के लिए आया। तो आज देश की हालत है कि सारे नेता जो घूमते हैं कोरोना की साजिश मान के पब्लिक पे ज्यादा से ज्यादा सख्ती करने के लिए, असल में इन नेताओं के कान में ये फूंक दिया गया है कि यदि, जैसे आप आजकल क्रेडिट स्कोर जानते हो, आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है। वो क्रेडिट स्कोर बनता है आपके बैंक में पैसे की कितनी निकासी, कितना आदान प्रदान होता है, आपके जो ऋण आपने लिए हैं उन्हें कितना आप सही समय पे चुकाते हैं, आपके ऊपर कोई पैसे की किसी तरीके की लेन देन की गड़बड़ी इत्यादि नहीं है। तो इन सब से मिलके आपका क्रेडिट स्कोर बनता है कि आप क्रेडिट कार्ड कितना यूज़ करते हैं, आप बीमा कितने कराए हैं, ये सब फला फला। और उस क्रेडिट कार्ड के हिसाब से आपको दिया जाता है लोन, आपकी कार खरीदने के लिए, आपका घर खरीदने के लिए। ये क्रेडिट स्कोर से होता है। उसी तरीके से दुनिया के सारे नेताओं के हाथ में क्रेडिट स्कोर पकड़ा दिया गया है, एक कार्ड जिसे उनको भरना है। अब देखो खेल, जिसे उनको भरना है, क्या क्या भरना है। आप कितने बेहतर नियम बनाते हैं ये भरिए। आप प्रशासन को कितने सलीके से कंट्रोल करके पब्लिक पे कब्जा करके जबरदस्ती उसको सूजा लगवाते हैं, उसके मुंह पे चड्डी पहनवाते हैं, ये भरिए। आप संवैधानिक नियमों को, मूल अधिकारों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करते हैं उसको भरिए। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए आप कितने रास्ते खोलते हैं, बड़े व्यापारियों के लिए, टॉप जो 90 से ऊपर हैं, उन टॉप व्यापारियों के लिए कितने रास्ते खोलते हैं अपनी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कराने के लिए, ये भी भरिए। और इन सब कार्ड के आधार पे भविष्य में तय होगा कि आपका नाम उस जहाज में बैठने के लिए आता है या नहीं, जिस जहाज को कभी भी डुबोया नहीं जाएगा, जो जहाज 90 से ऊपर सदा रहेगा। यानी कि आप भविष्य में, आज इस बात को मैं कह रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया में संविधान नहीं होगा और ये नेता में से ही राजा टाइप के लोग चुन जाएंगे जो सदा रहेंगे। और ये कोई आध्यात्मिक नहीं है जिनको पता हो कि मर जाएंगे, ये सब बातें हैं इनको कि कहते हैं एक दिन सबको जाना है, लेकिन अंदर से इनको पता है कि ये तो सदा यहां रहने ही वाले। ये सब इनको दिमाग वही चलता है। अगर ये वास्तव में समझ जाए कि सबको जाना है तो साजिश के शिकार ना बने, लेकिन वो क्रेडिट स्कोर भर रहे हैं। और फिर ये भी है जो नहीं भरेगा वो नहीं जाएगा।
और साथ ही साथ एक और लालच है कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पे हम आपको ईवीएम का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे ताकि आप वहां बने रहें। ईवीएम का आशीर्वाद पाने की भी कुछ शर्तें हैं। ईवीएम का आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो जनता पे अधिक से अधिक दबाव बनाने के साथ साथ जनता को ज्यादा से ज्यादा भटका के अपनी ओर खींच पाए। अब ये भी रस्सा किसी की चल रही है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि चुनावी रैलियां तो हो रही हैं और सारे नेता लगे हुए हैं, ये तो जनता को लुभा रहे हैं। जनता को नहीं लुभा रहे हैं। ऊपर से बैठे उनके पापा जी ने कह दिया है कि बेटा जाओ और जनता से सिग्नेचर करवा के लाओ। अब ज्यादा जनता को भ्रम में डालो, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भयभीत करो, इसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। और साथ साथ एक और चीज, जितना मुफ्त की आदत डाल सकते हो डाल लो, क्योंकि ये जो 10% ऊपर लोग रहेंगे ये तभी रह सकते हैं जब नीचे से कोई 1 नंबर से उठ के 90 पे क्रॉस ना कर जाए। क्योंकि जैसे ही कोई नीचे से एक आदमी उठ के 90 को क्रॉस करेगा, ऊपर का एक आदमी पटक के नीचे फेंक देगा। तो आपको बताएं ये हुआ क्या है। अगर आप ये नीचे से मेरा हाथ देखो और ऊपर से जाते जाते ये 90 से फिर 100 समझो, तो आपको मैं बता दूं कि 40 से लेके और 90 तक का बीच की जो सीढ़ी है वो तोड़ दी जाएगी। वो ऐसी तोड़ दी जाएगी कि कोई भी आम आदमी ना तो टॉप बिजनेसमैन बन सकता है, ना ही वो टॉप लीडर बन सकता है। वो टॉप हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कानून आने वाले हैं, ऐसे नियम आने वाले हैं, ऐसी व्यवस्था आने वाली। और टॉप के जो 10% लोग होंगे, अगर उनका बच्चा मंद बुद्धि भी हो जाएगा तो ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि उसके बिस्कुट तब भी बिकते रहेंगे, उसकी टॉफियां, उसके टीवी, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट तब भी मार्केट में काम करते रहेंगे। उसको संभालने के लिए इन टॉप में से ही कुछ मदद हो जाएगी और वो बने रहेंगे। पूरी दुनिया के 100 बिजनेसमैन लगभग इसमें आने वाले हैं और हर देश के 2 या 3 नेता इसमें आने वाले हैं। और यही कारण है सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है अपने बाप को खुश करके ये बताने में कि हम देखो आपका साथ दे रहे हैं लोगों को गुलाम बनाने में, हमें उस जहाज पे बैठा लेना। एक फिल्म आई थी ना 2012 करके, जिसमें दिखाया गया था ये एक जहाज है और उस जहाज में जो बैठेगा वही बचेगा और वो जहाज उसी को टिकट मिलेगा जो 2000 करोड़ रुपए दे सकता हो। अब सब तो 2000 करोड़ नहीं दे सकते, उसी तरीके से वो जो जहाज है उस जहाज में बैठालने के लिए बिगुल बच चुका है। आप देख लो अपने नेताओं की हालत। आज की तारीख में लोगों को जबरदस्ती कर करके सूजा लगाया जा रहा है, उसको चड्डी पहनाई जा रही है मुंह पे, और जो सूजा नहीं लगाएगा और चड्डी नहीं पहनेगा उसके चालान कट रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कोई चालान नहीं कट रहा है। चालान कटने की कुछ शर्तें होती हैं, उनको जान लीजिए। चालान कटने की पहली शर्त होती है एक दफा का होना। जैसे कत्ल की एक दफा है 302, आपका चालान कटेगा तो ऊपर लिखा जाएगा दफा 302 के तहत आपका चालान काटा जा रहा है। चालान फॉर्म एक जैसा होता है, उसमें दफा लिखी जाती है। दफा बाकायदा होनी चाहिए तब चालान है। आप को जबरदस्ती डरा धमका के हर जगह पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं और एक छोटा सा अदना सा पुलिस वाला भी, उसको यह आदेश जारी हो चुका है कि पब्लिक का चालान काटो, डराओ। और वो डरा नहीं, उसको चालान काटो। और चालान में हिस्सा तय है, मैं आपको बताता हूं कैसे। जब किसी व्यक्ति का चालान काटा जाता है
तो वो चालान, क्योंकि उसमें कोई दफा ही नहीं पड़ी है, वो केवल एक रसीद बुक छपवा ली है उन्होंने, वो आपको रसीद काट देते हैं। जैसे चंदे की रसीदें काटी जा रही हैं श्री राम के नाम पे, जागरण के नाम पे, गरीबों की सेवा के नाम पे। जैसे रास्ते पे लोग रोज के गुंडे खड़े हो जाते हैं, आपकी रसीदें काटते हैं कि आज आश्रम में भंडारा होगा, उसकी रसीद कटवाओ। उसी तरीके से ये आपकी रसीदें काट रहे हैं। और इस रसीदें काटने के कारण शाम को ऊपर तक पहुंचती है, कितनी रसीदें काटी किसने, उसका हिस्सा पहुंचता है। और ऊपर बैठा डीएम माल कमाए जा रहा, माल कमाए जा रहा, माल कमा, एसपी सब माल कमाए जा रहे हैं। और इस माल को रखेंगे कहां? इस माल को रखेंगे वो बैंक में। नंबर 1 के तरीके से नहीं रख सकते, नंबर 2 के तरीके से बैंक में रखेंगे। और बैंक किसके हैं? उन पापा जी के। और उन्हीं पापा जी ने कह रखा है नेताओं को कि तुम भी अपना वहीं रख देना। हालत यह है कि एक ऐसा डकैत आया है दुनिया में जो कहता है कि हमने एक तिजोरी बना ली है, जिस तिजोरी में आप डकैती करके अपना नोट रख सकते हैं। और वो तिजोरी लीगल है, क्योंकि सब डकैतों ने सिग्नेचर किए हैं उसको लीगल बनाने के लिए। और इस लालच में किए हैं कि उस तिजोरी को लीगल बना दो तो वहां पे रख लेंगे। और उस तिजोरी से धन निकालने के लिए एक लिखित आश्वासन नहीं बल्कि मोरल आश्वासन चलता है। तुमने कमा लिया 1000 करोड़ रुपए धन किसी एसपीडीएम ने और जमा कर दिया। नंबर 1 तो तुम जमा नहीं कर सकते, नंबर 2 तरीके से जमा कर दिए, भविष्य में तुम अपने अचानक मर गए, कुछ हो गया, बच्चों को पासवर्ड देना भूल गए, कैसे होगा? वो तिजोरी में रहेगा। तो दुनिया में जबरदस्त गुंडागर्दी चल रही है, एक ऐसी गुंडागर्दी जो लीगल हो गई है, लीगल गुंडागर्दी चल रही है। तो ध्यान रखना मेरी बात, ये सारे नेता जो एक दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं क्योंकि इनको लालच है कि जो दुनिया बनाई जा रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जब वो लागू होगा तो पूरी दुनिया में एक सरकार होगी। उस सरकार की तरफ से हर देश का एक संभालने वाला चुना जाएगा। उसमें नाम लिखाने की होड़ चल रही है, सब भागा दौड़ी वहां की है। सारे बिजनेसमैन जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये नेता सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बिजनेस, सारी दुनिया के जो हैं कंट्रोल करने में सारे विभाग बिक रहे हैं, हर व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए विभाग, और वहां से आपके मूल अधिकार समाप्त। तीसरा जो सिस्टम साथ दे रहा है, पुलिस वाले जो आपको लगता है ईमानदार हैं, वो पुलिस वाले सिर्फ आज थोड़ा सा धन कमाने के लिए लगे पड़े हैं। आने वाले समय में उनकी भी क्लास ली जाएगी, क्योंकि सब धन भी बंद होने वाला है। एक सामूहिक डकैती चल रही है पूरी दुनिया में, जिसे वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 70-80 साल में संवैधानिक रूप से अपने आप को ईमानदार सिद्ध कर दिया है। वो सारे ईमानदार लोग अब डकैत होके लगे पड़े हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि लूटे तुम भी जाओगे। मुझे केवल मेरी करुणा सीमित नहीं है, उन गरीबों के प्रति सीमित नहीं है जो लूटे जा रहे हैं। मेरी करुणा तो उन चोरों के प्रति, डकैतों के प्रति भी है जो लूट लूट के इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी लूटे जाएंगे। जैसे होता नहीं है कि पहले सारे डकैत मिलके एक बैंक लूट लेते हैं 7-8, बाद में हिस्से बांटी के चक्कर में आपस में ठिशुम 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 होती है। यही होगा, लिख के रखना। और उस दिन, जिस दिन वो गोली तुम्हारे सीने से 2 इंच की दूरी पे हो, वो कागजी कार्रवाई जो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी हो तुम्हें मारने के लिए, जिस दिन तुम्हें अपना अंत समय नजर आता हो,
मेरे चेहरे को याद कर लेना, मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रणाम।